दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लाया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पैडलर ऑफ काला धाम। ये किसी जगह का नाम है काला धाम। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों? पैडलर का मतलब होता है फेरी वाला। ऐसा व्यक्ति जो घूम घूम कर सामान बेचता है उसे पैडलर कहा जाता है, जिसे आमतौर पर हम हिंदी में कहते हैं फेरी वाला। जो लोग इधर उधर घूम कर सामान वगैरह को बेचते हैं उसे कहते हैं पैडलर। तो इसका क्या मतलब हुआ? द पैडलर ऑफ काला धाम, मतलब कि काला धाम का फेरी वाला। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो देयर वॉज अ पैडलर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी भी वर्ब का प्रयोग किए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि यदि उस वाक्य की शुरुआत देयर से होगी तो जो देयर होता है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, उसका यूज़ सिर्फ वाक्य को बनाने में किया जाता है, और देयर का को वहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले, देयर वॉज ए पैडलर मतलब बहुत पहले एक फेरी वाला था। ही लिव्ड इन आ विलेज कॉल्ड काला धाम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना या किसी भी स्थान पर निवास करना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही लिव्ड वह रहता था इन ए विलेज एक गाँव में, कॉल्ड काला धाम। कॉल्ड काला धाम मतलब काला धाम नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही लिव्ड इन ए विलेज कॉल्ड काला धाम मतलब वह एक काला धाम नामक गांव में रहता था। चलिए आगे देखिए। नाइट आफ्टर नाइट ही हैड द सेम ड्रीम। क्या मतलब हुआ? नाइट आफ्टर नाइट मतलब कि हर रात के बाद रात। ही हैड द सेम ड्रीम, और ड्रीम एक नाउन है जिसका मतलब होता है सपना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मतलब हर रात उसे एक ही सपना, मतलब सेम मतलब उसे एक ही सपना वो देखता था। इन हिज ड्रीम मतलब अपने सपने में। आ वॉइस टोल्ड हिम दैट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये टेल की सेकंड फॉर्म है। टेल का मतलब होता है बताना, और टोल्ड की सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इन हिज ड्रीम मतलब अपने सपने में। अ वॉइस टोल्ड हिम एक आवाज़ उसे बताती थी दैट की इफ़ ही वेंट टू कोलकाता मतलब कि यदि वो कोलकाता जाए, एंड स्टूड और वो खड़ा हो जाए, ऑन द हुगली ब्रिज हुगली जो ब्रिज है, हुगली का जो ब्रिज है पुल है उस पर वो खड़ा हो जाए, ही वुड गेट अ वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज़। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही वुड गेट अ वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज़ मतलब उसे एक बहुत ही अद्भुत एक खबर मिलेगी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों? आपने यहाँ तक इस कहानी को अच्छे से समझ लिया होगा कि एक फेरी वाला था जो एक काला धाम नाम के गांव में रहता था, और हर रात वो एक ही तरह का सपना देखता था, जहाँ पर एक आवाज़ उसको बोलती थी कि यदि वह कोलकाता जाए और वहाँ पर जो पुल है हुगली का जो ब्रिज है पुल है उस पर वो खड़ा हो जाए तो उसे एक बहुत ही अद्भुत एक खबर मिलेगी। चलिए आगे देखिए। इन दोज डेज देयर वॉज नो अदर वे टू गो टू कोलकाता। क्या मतलब हुआ? इन दोज डेज। इन दोज डेज का मतलब होता है उन दिनों देयर वॉज नो अदर वे मतलब कोई भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था टू गो टू कोलकाता जाने का। द पैडलर श्रग्ड ऑफ द ड्रीम थिंकिंग दैट इट वॉज नॉनसेंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना,
जब आप किसी भी बात को, जब आप उस बात को सच नहीं मानते हैं, उसको आप उसको झुठलाते हैं और आप उस बात को सच नहीं मानते हैं और आप ये शो करना चाहते हैं कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, वो चीज़ आपको ठीक नहीं लगी, तो आप कंधे उचकाते हैं और उसी प्रक्रिया को श्रग कहा जाता है, श्रग ऑफ। और ये सेकंड फॉर्म है श्रग्ड ऑफ। तो क्या मतलब हुआ? द पैडलर श्रग्ड ऑफ द ड्रीम। और ये जो पैडलर था मतलब जो फेरी वाला था, श्रग्ड ऑफ द ड्रीम, वो सपने को भी झुटला रहा था, मतलब वो एकदम कंधे उचका रहा था, उस चीज़ को नहीं मान रहा था, थिंकिंग, ये सोचते हुए दैट इट वॉज नॉनसेंस, मतलब कि ये बकवास है। और नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास, और ये एक नाउन है। चलिए आगे देखिए। हाउएवर मतलब कि हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हाउएवर द ड्रीम बिकेम कांस्टेंट। और दोस्तों कांस्टेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्थिर, जो चीज़ बराबर होने लगे, स्थिर, उसे कांस्टेंट कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हाउएवर हालांकि द ड्रीम बिकेम कांस्टेंट, ये जो सपना था वो बन गया कांस्टेंट, वो स्थिर बन गया, मतलब वो रेगुलर उसको आने लगा। फाइनली मतलब अंततः, या कह सकते हैं आखिरकार, ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस, मतलब वह, उसके पास कोई भी मतलब चॉइस नहीं बची, उसके पास किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं बचा, एक्सेप्ट, इस चीज़ के सिवाय, टू अंडरटेक द जर्नी, मतलब कि वो, इस अंडरटेक का मतलब होता है कि चीज़ को जारी करना, शुरू करना, एक्सेप्ट टू अंडरटेक द जर्नी टू कोलकाता, मतलब आखिरकार उसके पास कोई भी चॉइस नहीं बची, किसी भी तरह का विकल्प नहीं बचा, सिवाय इसके कि वो ये जो जर्नी है, जो यात्रा है कोलकाता की, वो उसको शुरू करे। चलिए आगे देखिए। ही सेट ऑफ फॉर कोलकाता। सेट का मतलब होता है, ही सेट ऑफ का मतलब होता है निकलना। ही सेट ऑफ फॉर कोलकाता, वो कोलकाता के लिए निकला। ही अराइव्ड एट कोलकाता टायर्ड एंड कोल्ड। क्या मतलब हुआ? टायर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थका हुआ, और कोल्ड मतलब ठंडा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? और अराइव का मतलब होता है आना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही अराइव्ड एट कोलकाता टायर्ड एंड कोल्ड, मतलब वह कलकत्ता आया थका हुआ और ठंडा। ठंडा से मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी ठंडे सा मतलब है कि वो उत्साहित नहीं था। आगे देखिए। ही ईजिली फाउंड हिज वे टू द फेमस हुगली ब्रिज। और ही ईजिली फाउंड, ईजिली का मतलब आसानी से, और उसने आसानी से पा लिया अपना उसका जो रास्ता था वो उसने ढूंढ लिया, उसको मिल गया। टू द फेमस हुगली ब्रिज, वो जो फेमस मतलब जो प्रसिद्ध हुगली का जो पुल था उसका उसको रास्ता बहुत ही आसानी से मिल गया। ही स्टूड एट वन एंड वेटेड। और ये दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, मतलब वह खड़ा हो गया। एट वन एंड मतलब एक छोर पर, वन एंड मतलब एक छोर पर खड़ा हो गया, एंड वेटेड, और उसने इंतज़ार किया। बट नो वन स्पोक टू हिम, लेकिन किसी ने भी उससे बात नहीं की। नाइट फेल, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है रात होना। नाइट फेल मतलब रात हो गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही स्टूड एट द अदर एंड ऑफ द हुगली ब्रिज, और वो अगले दिन वो खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? ही स्टूड एट द अदर एंड, जो दूसरा छोर था किसका? ऑफ द हुगली ब्रिज, जो हुगली ब्रिज का, हुगली पुल का जो दूसरा छोर था वो उस पर खड़ा हो गया। चलिए आगे देखिए। स्टिल नो वन स्पोक टू हिम। और दोस्तों STILL इसको स्टिल पढ़ा जाता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्टिल नो वन स्पोक टू हिम, फिर भी किसी ने भी, नो वन मतलब किसी ने भी उससे बात नहीं की। द पैडलर लॉइटर्ड ऑन द हुगली ब्रिज। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। लॉइटर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर मटर गश्ती करना, भटकना, और ये सेकंड फॉर्म है लॉइटर्ड। तो क्या मतलब हुआ? द पैडलर लॉइटर्ड ऑन द हुगली ब्रिज, जो ये पैडलर था, फेरी वाला था, वो इधर उधर भटकने लगा या भटका ऑन द हुगली ब्रिज, हुगली पुल के ऊपर। मैनी डेज वेंट बाय, और जो कई दिन थे वो गुजर गए, और ये गो बाय की सेकंड फॉर्म में वेंट बाय, जिसका मतलब होता है गुजरना। तो क्या मतलब वो? मैनी डेज वेंट बाय मतलब कई दिन गुजर गए। आई शुड गो होम। दोस्तों इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये शो करते हैं कि वहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई सलाह या फिर सुझाव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जिसका मतलब होता है चाहिए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसे अच्छे से एक बार समझ लीजिए आप। मैनी डेज वेंट बाय मतलब कई दिन गुजर गए। आई शुड गो होम मतलब मुझे घर जाना चाहिए। ही थॉट उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा। माई ड्रीम वॉज नॉनसेंस इंडीड। और दोस्तों इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? माई ड्रीम वॉज नॉनसेंस इंडीड मतलब वास्तव में मेरा सपना एक बकवास था।
आगे देखिए, एज ही वॉज अबाउट टू लीव अ मैन केम टू हिम। दोस्तों इस वाक्य में अबाउट टू का यूज़ किया गया है और मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं पास्ट में जहाँ पर वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे आएगा, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके वाक्य को बना सकते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, आई, ही, शी या फिर सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू आएगा। और यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो वहाँ पर वर अबाउट टू आएगा। तो आप इस हेल्पिंग वर्ब को नोट कर सकते हैं। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज या वर और साथ में अबाउट टू। और दोस्तों साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आप इसमें किस तरह के वाक्य बना सकते हैं। जब आपकी वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी आएगा, तभी आप इसका स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। मान लीजिए आप वाक्य बना रहे हैं, वह पार्क जाने वाला था, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ही वॉज अबाउट टू गो टू पार्क। तो बस आप इसे याद रखिए कि वाला था, वाली थी के जो वाक्य होंगे वो इस तरह से बनेंगे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ देख लेते हैं इसे एक बार। एज ही वॉज अबाउट टू लीव, और लीव का मतलब होता है कहीं से रवाना होना, कहीं से किसी जगह को छोड़ना, लीव कहा जाता है। एज ही वॉज अबाउट टू लीव मतलब जब वे रवाना होने वाला था, कह सकते हैं जब वो वहाँ से निकलने वाला था। अ मैन केम टू हिम, एक आदमी उसके पास आया, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम टू हिम। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एज ही वॉज अबाउट टू लीव अ मैन केम टू हिम, मतलब जब वे निकलने वाला था एक आदमी उसके पास आया। आई हैव बीन वॉचिंग यू स्टैंडिंग ऑन दिस ब्रिज सेड द मैन। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वाक्य के अंदर आई यहाँ पर हैव बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जब आप कोई भी ऐसा, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ हम ये शो करते हैं कि कोई क्रिया पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी वो क्रिया की जा रही है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ बीन या फिर हैव बीन और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर सकते हैं। और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ हम ये शो करते हैं कि क्रिया हो चुकी है उसके बाद भी वो जारी है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई हैव बीन वॉचिंग यू स्टैंडिंग ऑन दिस ब्रिज सेड द मैन। उस सेड द मैन मतलब उस आदमी ने क्या कहा उसने? आई हैव बीन वॉचिंग यू मतलब मैं आपको देखता आ रहा हूँ या देखता रहा हूँ, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, ऑन दिस ब्रिज इस पुल पर, सेड द मैन। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ में उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया आप इसको भी समझ चुके होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इस तरह के और भी वाक्य बना सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उस आदमी ने क्या कहा कि मैं आपको इस पुल पर खड़ा हुआ मतलब खड़े हुए देखता आ रहा हूँ। प्लीज़ सेटिस्फाई माई क्यूरोसिटी, और सेटिस्फाई का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संतुष्ट। तो क्या मतलब हुआ? प्लीज़ कृपया करके सेटिस्फाई माई क्यूरोसिटी। और दोस्तों क्यूरोसिटी नाउन है जिसका मतलब होता है उत्सुकता। प्लीज़ सेटिस्फाई माई क्यूरोसिटी मतलब कृपया करके जो मेरी उत्सुकता है उसको शांत कर दीजिए। एंड टेल मी, और मुझे बताइए, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। चलिए, तो वो जो आदमी था उसने उससे क्या कहा कि मैं कई दिनों से आपको यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा हूँ इस पुल पर, तो कृपया करके जो मेरी उत्सुकता है आप उसे शांत कीजिए और आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या होता है या उस व्यक्ति ने उसको क्या जवाब दिया, हम आगे देखते हैं। आई एम ए पैडलर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम एज एम आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी वर्ब का प्रयोग करें, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर एम का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। आई तो क्या मतलब हुआ? आई एम ए पैडलर मतलब मैं एक फेरी वाला हूँ। आई हैड ए ड्रीम मतलब मैंने एक सपना देखा था या मुझे एक सपना आया था, विच टोल्ड मी जिसने मुझे बताया, दैट कि इफ़ आई कम टू हुगली ब्रिज कि यदि इफ़ आई केम टू हुगली ब्रिज यदि मैं हुगली ब्रिज पर आऊँ, आई वुड बी गिवन मुझे दिया जाएगा, अ वंडरफुल मैसेज एक अद्भुत संदेश दिया जाएगा। दैट इज़ द रीज़न ये कारण है, वाई आई एम स्टैंडिंग हेयर कि जिस लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आंसर्ड द पैडलर वो जो पैडलर था फेरी वाला उसने जवाब दिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वॉट आ फूल यू आर मतलब उसने क्या कहा? वॉट ए फूल यू आर मतलब आप एक मूर्ख हो।
चकल्ड द मैन। दोस्तों चकल, ये चकल की सेकंड फॉर्म है चकल्ड, और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। चकल का मतलब होता है मुंह बंद करके हंसना। जब हम मुंह बंद करके हंसते हैं उसे चकल कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। चकल्ड द मैन, जो आदमी था वो मुस्कुराया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? व्हाट ए फूल यू आर, चकल्ड द मैन, मतलब उसने क्या कहा कि आप मूर्ख हो, और वो मुस्कुराया। ओनली लास्ट नाइट, मतलब किस मतलब पिछली ही रात। आई टू ड्रीम्ड, और टू का मतलब भी, आई टू मतलब मैंने भी, ड्रीम्ड, और ये ड्रीम को यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, और ये सेकंड फॉर्म है ड्रीम्ड, मतलब आई टू ड्रीम्ड मतलब मैंने भी सपना देखा। दैट आई मस्ट गो टू अ विलेज, मतलब मुझे अवश्य ही एक विलेज जाना चाहिए। कॉल्ड कालाधाम, मतलब कालाधाम नामक एक गाँव में जाना चाहिए। आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ द प्लेस। और दोस्तों यहाँ पर इस वाक्य के अंदर नेवर का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है नहीं, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ? आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ द प्लेस, मतलब यहाँ मतलब मैंने इस जगह का नाम भी नहीं सुना है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक स्टोरी समझ आई गई होगी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, तो ये आपको स्टोरी पूरी तरह क्लियर हो जाए कि जो वो आदमी था जो उसको कई दिनों से देख रहा था, उसने उससे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, मुझे बताइए। तो उस फेरी वाले ने बताया कि भाई मैंने कोई सपना देखा था जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उसके जवाब में वो व्यक्ति जो था उसने उसे बोला कि तुम मूर्ख हो, और वो मुस्कुराया, और उसने ये कहा कि मैंने भी पिछली रात एक सपना देखा था, और मुझे ये कहा गया कि आप कोई कालाधाम नाम के गाँव जाओ, और मैंने इस तरह के मतलब जगह के बारे में भी कभी नहीं सुना है। द वॉइस इज़ माई ड्रीम सैड, और जो आवाज़ थी मेरे सपने में सैड, उसने कहा दैट की इफ़ आई गो टू दिस प्लेस, की यदि मैं उस स्थान पर जाता हूँ, एंड डिग, और डिग मतलब होता है खोदना, और डिग और मैं खोदता हूँ, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, इन द गार्डन बगीचे में, ऑफ सम पैडलर, जो किसी पैडलर का है, मतलब फेरी वाले का जो बगीचा है उसमें मैं खोदता हूँ। आई विल फाइंड अ ह्यूज ट्रेजर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब मुझे ह्यूज मतलब एक विशाल जो ट्रेजर, एक खजाना है वो मिलेगा, किसका? गोल्ड कॉइन्स का, सोने के सिक्के का। तो उसने उस व्यक्ति को क्या बताया कि भाई मुझे भी इस तरह का सपना आया था, कि मुझे बताया गया कि मुझे जाना चाहिए कालाधाम नामक गाँव, जो मैंने कभी सुना भी नहीं, और मुझे उस आवाज़ ने बताया कि यदि मैं वहाँ पर जाऊँगा और उस जो बगीचा है किसी पैडलर का उसको मैं खोदूँगा, तो मुझे वहाँ पर एक बहुत बड़ा सोने के सिक्कों का एक खजाना मिलेगा। वॉट रबिश, मतलब कि क्या बकवास है। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द मैन वेंट अवे, जो आदमी था वो चला गया। चलिए आगे देखिए। द पैडलर हरीड बैक टू कालाधाम एंड ऑन रीचिंग होम, क्या मतलब हुआ? और हरीड का मतलब होता है जल्दी से कहीं पर पहुंचना। द पैडलर हरीड बैक टू द कालाधाम, वो जो फेरी वाला था वो बहुत जल्दी से कालाधाम वापस आया। एंड ऑन रीचिंग होम, और घर पहुंचने पर, डग, और ये डिग की सेकंड फॉर्म है, डिग मतलब खोदना, और डग सेकंड फॉर्म है। एंड डग अंडर द ट्री इन हिज गार्डन, और जो उसके बगीचे में जो पेड़ था उसके नीचे उसने खोदा। डग अंडर द ट्री इन हिज गार्डन, और अपने बगीचे के पेड़ के नीचे उसने खोदा। डिगिंग डीप मतलब ज़्यादा गहरा खोदने पर, ही फाउंड अ चेस्ट, चेस्ट का मतलब तिजोरी, ही फाउंड अ चेस्ट, उसे एक तिजोरी मिली, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों से भरी हुई। ही लिव्ड हैप्पीली एंड कंफर्टेबली देयर आफ्टर, क्या मतलब वो ही लिव्ड हैप्पीली मतलब उसके बाद वह खुशी से और बहुत ही आराम से वो रहा। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है? ड्रीम्स कैन कम ट्रू, मतलब जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और साथ में जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है उसको भी सही से आपको एक्सप्लेन करने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की इस वीडियो में आपने कोई भी ग्रामर का नया स्ट्रक्चर या फिर कोई भी नया वर्ड सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।